हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट एजुकेशन में। जो हमारा डीएलएड का बैच चल रहा है मैथ और रीजनिंग के लिए, यहाँ पे आज हम डिस्कस करें टॉप 25 क्वेश्चन फॉर मैथ्स। तो इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो आप पे सब्सक्राइब कर लो, और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हो जहाँ पे हम PDF आपको प्रोवाइड करते हैं और नई नई नोटिफिकेशन के बारे में आपको बताते हैं, तो आप यहाँ से हमारे कमेंट बॉक्स में जाके आप टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे हम सिर्फ कर रहे हैं टॉप जो हमारे पेपर में आने वाले क्वेश्चन है। ठीक है, और जो हमारा जीएस का बैच जीएस का मॉक चल रहा है, मॉक पेपर, उसको आप देख सकते हो। और रीजनिंग का भी हमारे टॉप 25 क्वेश्चन भी चल रहे हैं। तो देखते हैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन। यहाँ पे एक नंबर दे रखा है, एक संख्या दे रखी है, और ये बोला गया है ये 11 से पूर्णतया विभाजित है, तो x का न्यूनतम मान हमें निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको 11 का जो डिविजिबिलिटी रूल है वो ध्यान में होना चाहिए, याद होना चाहिए। अगर आपने अभी स्टार्ट नहीं किया है तो यहाँ पे राइट साइड पे आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, वहाँ से आप प्लेलिस्ट में जाके हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है नंबर सिस्टम, ठीक है, उसमें हमने अच्छे तरीके से डिस्कस किया है, तो वहाँ से आप देख सकते हो। अब देखो, जो 11 का डिविजिबिलिटी रूल होता है उसमें आप क्या करते हो, जो संख्या दी गई है उसमें सबसे पहले आप जो विषम स्थानिक नंबर है और जो समस्थानिक नंबर है उनका योग करते हो, है ना। क्या करते हो आप, समस्थानिक व विषम स्थानिक अंकों का योग, अंकों के योग का अंतर यदि 0 या 11 आए तो पूरी संख्या क्या होती है, 11 से डिविजिबल या विभाजित। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ से फर्स्ट से आपको स्टार्ट करना है और विषम स्थानिक नंबर आपको देखने हैं। वो कौन कौन से, पहले है 8 + 5 + 3 + 2। ठीक है, इतना आपको जोड़ना है, और जो समस्थानिक होंगे उनको जोड़ना है और माइनस कर देना है। तो 7 × 4 = 11, 4 × 15, ये कितना आ रहा है, 15 + x। ये आपको जोड़ना है 7, 4, 4 और x। ठीक है, तो वो जोड़ के आपका कितना आ जाएगा, 15 + x। तो यहाँ पे देखते हैं, 8 × 5 = 13, 3 × 16, 2 18 माइनस 15 + x माइनस हो जाएगा। ये माइनस जो ब्रैकेट में, ब्रैकेट जब खुलेगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस, इन दोनों को क्या कर देगा, माइनस कर देगा। ठीक है, ये माइनस है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 - x। अब हमें क्या निकालना है, x का न्यूनतम मान। अब x का ऐसा मान रखना है जो क्या कर दे, 0 या 11 ला दे। अब तो 0 ही लाना पड़ेगा, है ना, 0 ही लाना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, x को ऐसा नंबर रखना है कि 0 हो जाए, तो क्या रखना पड़ेगा, 3, तो हो जाएगा 0। तो ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 11 से डिविजिबल। तो क्या हो जाएगा, 11, मतलब क्या हो जाएगा, वो संख्या कौन है, 3। ठीक है, ये बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस तरीके के। अगला क्वेश्चन है, फिर से एक नंबर दिया गया है और यहाँ पे 2 नंबर आपको निकालने हैं। यदि ये 90 से पूर्णतया विभाजित है तो x + y का मान निकालना है आपको। अब यहाँ पे देखो, 90 को लिख कैसे सकते हैं हम, 9 × 10 के फॉर्म में। यानी हम आपको क्या करना है, यहाँ पे 2 संख्याओं का डिविजिबिलिटी रूल याद रखना है। अब 10 का तो सिंपल होता है, जो 10 का भाग किन संख्याओं में जाता है, जिनका सिर्फ एक चीज ध्यान रखनी है, जिनका अंतिम अंक क्या होता है, 0। तो यानी अगर ये 90 से पूर्णतया विभाजित है तो ये 10 से भी होगी, है ना, यहाँ पे 0 आना चाहिए, यानी y = 0 होगा। अब 10 से तो डिविजिबल हो गया, जब 0 आ जाएगा तो 10 से तो डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पे देखना है 9 से कैसे होगा। 9 का डिविजिबिलिटी रूल फिर से आपको याद रखना है, दी गई संख्या के अगर सभी अंकों को जोड़ दिया जाए
तो वो क्या होना चाहिए, 9 का मल्टीपल आना चाहिए। तो जोड़ते हैं यहाँ पे 8 7 15, 5 20 और 6 26, 4 30, 5 35 और 4 39। तो ये 39 प्लस एक्स और यहाँ पे वाई की जगह पे क्या है 0 है ना, तो ये 39 प्लस एक्स ही रहेगा। अब एक्स का न्यूनतम मान रखना है आपको, कि यहाँ पे न्यूनतम ही रखना है, एक्स का न्यूनतम मान रखना है हमें, ठीक है। तो क्या रखना पड़ेगा यहाँ पे एक्स की जगह पे कि 9 का मल्टीपल हो जाए वो 39 में क्या जोड़ना पड़ेगा कि न्यूनतम एक्स का जो वैल्यू रखनी पड़ेगी कि 9 का मल्टीपल हो जाए। तो 39 9 36 के बाद जो 9 का मल्टीपल होता है वो 45 यानी 45 होता है। तो 39 में क्या जोड़ना पड़ेगा 6, तभी वो क्या आ पाएगा 45 आ पाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई, एक्स आ गया आपका 6, वाई आ जाएगा आपका 0। तो इन दोनों का जोड़ कितना आ जाएगा 6, ठीक है। तो ये पिछले वाले पेपर में भी आ रहे थे ऐसे वाले क्वेश्चन, जो आपका 2020 का डीएलएड का पेपर हुआ था। तो ये बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं सेम पैटर्न के, तो ये ध्यान से देखना है आपको। अगला क्वेश्चन है, एक बांस का 1/4 भाग कीचड़ में, 1/3 भाग जल में और शेष 15 मीटर जल के बाहर है, तो बांस की कुल लंबाई ज्ञात करनी। सेम क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं पहले, जहाँ पे हमने भिन्नों वाले क्वेश्चन, साधारण भिन्न वाले चैप्टर में हमने क्या करा था, ये डिस्कस करे थे सेम वाले क्वेश्चन। तो देख लेते हैं फिर। यदि किसी बांस का 1/4 भाग कीचड़ में, 1/3 भाग जल में और शेष 15 मीटर जल के बाहर है, तो बांस की कुल लंबाई क्या है। देखो सबसे पहले हम बेसिक समझ लेते हैं इसका एक तरीके फिर से। ये एक बांस है, ठीक है। लेट इसकी अभी इसकी क्या नहीं है, हमें लेंथ पता नहीं है, तो इसको x मान लो, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक क्या है x है। यहाँ पे क्या बोला गया है 1/4 भाग कीचड़ में, ये 1/4 भाग यहाँ पे कीचड़ में, किसका 1/4, पूरी लेंथ का 1/4 यानी x/4 हो जाएगा, ठीक है। और 1/3 भाग पानी में है, टोटल का 1/3 यानी x का 1/3 यानी x/3 ये पानी में। तो बचा क्या, जो बचा हुआ भाग है वो कितना है 15, यही शेष रहा होगा ना। तो ये 15 मीटर है, आपको यहाँ पे इसकी लेंथ दे रखी है। अब एक चीज दिख, ये बचा हुआ अगर आप टोटल में से ये जो यूज हो रखा है इसको घटा दोगे तो ये बच जाएगा, है ना। तो इसमें से ये घटा देंगे, टोटल में से आप इसको घटा दोगे तो ये बच जाएगा, बचा हुआ हिस्सा आ जाएगा आपका। तो सेम है, शेष भाग निकालने के लिए आप क्या करोगे, टोटल में से, टोटल आपकी x थी उसकी लेंथ, और ये इनको जोड़ दोगे आप, और ये क्या कर दोगे इनको जोड़ के घटा दोगे x में से, टोटल में से, तो शेष आपको मिल जाएगा। 4 और 3 का एलसीएम हो जाएगा 12 प्लस, तो x में 7x/12। फिर से यहाँ पे क्या है फ्रैक्शन आ गया, तो यहाँ पे क्या करेंगे फिर से एलसीएम ले लेंगे, यहाँ 12 हो जाएगा, फिर 12x - 7x, 12 में से 7 गया 5x/12। ये क्या हुआ शेष भाग आया, ये वाला भाग, ये है क्या 5x/12। लेकिन ये क्वेश्चन में क्या दे रखा था, जो शेष बच गया वो 15 के बराबर, यानी ये जो यहाँ से बचा और 15 ये दोनों बराबर होने चाहिए, है ना। तो 5x/12 = 15 होगा। अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, ये क्या हो जाएगी x = क्या हो जाएगा 15 × 12/5। टोटल कितनी हो जाएगी आपकी 36। तो बांस की लंबाई कितनी हो जाएगी 36, ठीक है। बेसिक सा क्वेश्चन है, कंफ्यूज नहीं होना है। फिर से देख सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक नाव धारा की दिशा में 40 किलोमीटर 5 घंटे में जाती है और धारा की विपरीत दिशा में 50 किलोमीटर 10 घंटे में जाती है, तो शांत जल में नाव की चाल व धारा की चाल निकालनी है आपको। सबसे पहले आपको बेसिक आपको ध्यान में देना है, ठीक है। ये धारा है, धारा, इसकी चाल होगी
इस साइड नीचे को बहती है ना। अगर यहाँ पे एक नाव है या कोई भी आदमी है, ये नाव है और ये धारा की दिशा में चल रहा है, यानी इस दिशा में जा रहा है और इसकी भी कुछ स्पीड है। लेट इसकी स्पीड x है, x किलोमीटर पर आवर, और इसकी y है। ये जो y ये है स्ट्रीम यानी धारा की है, और जो x है वो नाव की है। ठीक है, ये धारा है, इसकी स्पीड है x y किलोमीटर पर घंटे, और जो नाव है उसकी भी स्पीड है x किलोमीटर प्रति घंटा। तो जब ये धारा की दिशा में दोनों, यानी कि जो नाव धारा की दिशा में बहेगी, धारा की दिशा में जो चाल होगी ना, धारा की दिशा में जो चाल होती है वो होती है x प्लस वाई। अब x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर क्यों होती है? देखो दोनों एक ही साइड जा रहे हैं, है ना, तो इसकी स्पीड और इसकी स्पीड क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, टोटल वो आ जाएगी धारा की दिशा में। अब दूसरी चीज होती है, देखो बेसिक से चीजें आपको ध्यान में देनी है। अगर ये है धारा, इसकी तो साइड एक ही होती है ना, एक ही दिशा में बहती है ना, नीचे की साइड बहेगी y किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। और जो नाव है या आदमी, कोई भी सी चीज है आपका, ये नाव है और ये जा रही है विपरीत दिशा में, यानी धारा की विपरीत दिशा में, इसे कहते हैं धारा की विपरीत दिशा में। ठीक है, x किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धारा की विपरीत जा रही है। धारा नीचे को बह रही है तो ये नाव उसके ऊपर जा रही है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, धारा की विपरीत दिशा में जो चाल होती है x माइनस वाई। अब x माइनस वाई क्यों है, देखो इसकी स्पीड में से क्या करोगे आप, धारा की, क्योंकि धारा यहाँ से क्या जा रही है, इसके विपरीत आ रही है। ठीक है, नाव की चाल आपको प्लस लेनी है और धारा की चाल क्या कर देंगे, माइनस। अब देखो यहाँ पे क्या दे रखा था, एक नाव धारा की दिशा में 40 किलोमीटर प्रति घंटे, 40 किलोमीटर 5 घंटे में जाती है। अब देखो अगर धारा की दिशा में 40 घंटे, पहले फिर से बेसिक आपको ध्यान होना चाहिए, जो डिस्टेंस होती है यानी दूरी होती है, समय गुणा के चाल, दूरी क्या होती है, समय गुणा के चाल के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे देर क्या रखा है हमें, ये क्या है, x किलोमीटर पर आवर, ये चाल है, यानी हमें यहाँ पे देर क्या रखा है, नाव धारा की दिशा में 40 किलोमीटर 5 घंटे में जाती है, यानी डिस्टेंस आपको दे रखी है 40 और टाइम दे रखा है आपको 5। तो आप क्या आ जाएगा, आपको स्पीड आ जाएगी, और स्पीड क्या होती है धारा की दिशा में, x किलोमीटर, तो 40/5 हो जाएगी, यानी 8 किलोमीटर पर आवर, है ना। x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ रही है, 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 8 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से क्या जा रही हो, 5 घंटे में 40 किलोमीटर चले जाएगी। और धारा की विपरीत दिशा में क्या है, यानी x माइनस वाई की वैल्यू क्या है, ये स्पीड है। ठीक है, 50 किलोमीटर जा रही है 10 घंटे में, तो 50/10 हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगा, स्पीड इक्वल टू, तो ये कितना हो जाएगा, 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब ये हमारे पास इक्वेशन बन गई, x प्लस वाई इक्वल टू 8 और x माइनस वाई इक्वल टू 5। सॉल्व कर लो, कट गया, 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 13, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 13/2 यानी 6.5। अगर x इक्वल टू 6.5 है तो यहाँ पे x की वैल्यू रख लो और y निकाल दो, यहाँ से y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 में से आप 6.5 प्लस y इक्वल टू 8, तो y क्या हो जाएगा, 8 में से आप क्या कर दोगे, 6.5, ये यहाँ जाके माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना बच जाएगा, 1.5। तो y की वैल्यू कितनी है, शांत जल में नाव, x क्या लिया था हमने, नाव की चाल, तो x इक्वल टू कितना है, 6.5, और y इक्वल टू जो धारा की चाल है वो क्या है, 1.5। ठीक है, यही पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, एक आयताकार खेत का जो परिमाप है 90 मीटर है तथा इसकी लंबाई व चौड़ाई का अनुपात 3:2 है, तो क्षेत्रफल क्या होगा। देखो सबसे पहले आपको जो बेसिक चीज़ें ध्यान रखनी है, आयत का परिमाप आपको आना चाहिए,
फिर उसका क्षेत्रफल, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। परिमाप क्या होता है आयत का? 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई। ठीक है, ये होता है परिमाप। और ये कितने के बराबर दे रखा है? 90 के बराबर। तो लंबाई धन चौड़ाई कितनी हो जाएगी? ये 2 यहाँ चले जाएगा 90 के नीचे, 90 के बटे में, तो ये कितना हो जाएगा? 45। लंबाई और चौड़ाई का योग है 45। और उसने क्या बोल रखा है? इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। तो हो गया सॉल्व। 45 का बांटा तोड़ा गया है 3:2 में, है ना। तो अगर एक यूनिट की वैल्यू x है, फिर से हम रेशो में पढ़ चुके हैं, तो ये 3x हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा। 3 है लंबाई, यह है चौड़ाई यानी b। तो ये 5, इन दोनों का योग आना चाहिए 45 के बराबर, है ना। यही होता है रेशियो। तो 5x की वैल्यू 45 आनी चाहिए। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 45/5 यानी 9। अगर x की वैल्यू 9 है तभी 5x कितना हो पाएगा? 45। तो अगर x की वैल्यू 9 है तो 3x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 27। और 2x की वैल्यू 18। और इन दोनों को जोड़ोगे 45। तो ये क्या बोल रहा है? तो क्षेत्रफल क्या होगा? क्षेत्रफल क्या होता है आयत का? लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई गुणा चौड़ाई। अब लंबाई कितनी थी? 27 और चौड़ाई है 18। तो कितना हो जाएगा? 18 सतह 126 और 18 दूनी 3612, 3612 48। तो ये क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर, 486 मीटर स्क्वायर। 18 126, 18 दूनी 3612 48। ठीक है। तो सेम क्वेश्चन आपको पिछले वाले पेपर में भी पूछा गया था इससे रिलेटेड। अगला क्वेश्चन है, 2 अलग अलग चावलों का जिनका मूल्य 120 रुपये व 140 रुपये है, एक 1:3 के अनुपात में मिश्रित को 1:3 के अनुपात में मिश्रित किया जाता है। इस मिश्रण की औसत कीमत प्रति किलोग्राम क्या होगी? देखो 120 रुपये, एक 2 तरीके के चावल हैं, 2 टाइप के चावल, है ना। एक है 120 रुपये किलो, एक है 140 रुपये किलो। और इनको किस अनुपात में रखा गया है? यानी कि इनका क्रमशः ये क्या है? 120 वाला जो रुपया है, 120 रुपये किलो वाला चावल है, उसको 1 और 140 रुपये वाले को 3 के अनुपात में रखा गया है। इस तरीके से बोला है कि अनुपात में मिश्रित किया जाता है, मिक्स किया जाता है। ठीक है। तो इस मिश्रण की औसत कीमत अब 120 रुपये का, 120 रुपये और इसका 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम है उसका क्या अनुपात, यानी 1 किलोग्राम का क्या है उसका, ठीक है, 1:3 में उसको मिश्रित किया जाता है दोनों को। तो ये क्या होगी? इसकी क्वांटिटी होगी। तो ये कितना हो जाएगा? टोटल रुपए कितने होंगे? 120, है ना। और 140 रुपये का जो है, 140 रुपये किलो वाला चावल, उसका 3, उसको रखा गया है 3 के, उसमें क्वांटिटी उसकी 3 है। तो कितना हो जाएगा? 3442 टोटल रुपये। तो अब बोला गया है इस मिश्रण की औसत कीमत। अब देखो दोनों मिक्स करो, दोनों मिक्स करोगे तो कितना रुपये हो जाएगा? 140 के 3 किलो और 120 के 1 किलो। 120 रुपये वाला 1 किलो है तो 120 रुपये हो गया। और 140 रुपये किलो के 3 किलो है तो 420 हो गया, 3442, है ना। इन दोनों को जोड़ दो, कितना हो जाएगा? क्योंकि हमको मिक्स करना है, ठीक है, मिक्स करके बेचना है, तो इन दोनों को मिक्स कर दोगे और जो होगा कितना, अब औसत निकालना है। ये तो क्या होगी? मिक्स में इतना रुपया होगा इसका, ठीक है। अब औसत निकालोगे तो कितना है? 1 और 3, 4 टोटल था हमारे पास की, तो कितना हो जाएगा? 13 चौको 52 और 2 20, 135 रुपये किलो के हिसाब से वो क्या बिकेगा? जो ये मिक्सचर है वो कितने के औसत से बिकेगा? 135 रुपये किलोग्राम, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 2 संख्याओं का अनुपात है 2, 3 तथा उनका गुणनफल है 96, तो उनका योगफल होगा। देखो इसको मान लो अगर एक यूनिट की वैल्यू है x, सारे क्वेश्चन हम रेशियो में कर चुके हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 2x और 3x, और इनका मल्टीप्लिकेशन कितना है? 96।
तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, 2x गुणा के 3x, ये है 96 के बराबर। तो 2 3 6 और x इंटू एक्स कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, यह है 96 के बराबर। एक्स स्क्वायर कितने के बराबर होगा, 96/6 यानी 16। अगर एक्स स्क्वायर की वैल्यू 16 है तो x की वैल्यू क्या होगी, रूट, है ना। जब यहाँ पे स्क्वायर होता है तो बराबर के उधर जाके क्या बन जाता है, स्क्वायर रूट हो जाता है। तो ये किसका होता है, 4 का स्क्वायर रूट। 16 किसका स्क्वायर रूट है, 4 का, है ना। 4 का स्क्वायर होता है 16। तो क्या बोल रहा है, उनका योगफल होगा। अब देखो x की वैल्यू 4 है तो 2x और 3x की वैल्यू आप निकाल सकते हो, ये 8 होगी और ये 12। उनका योग कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ दो, ये नंबर है, ये यूनिट थी, ये नंबर है 2, तो 20 क्या हो जाएगा उनका योगफल। ठीक है। फिर है, राम किसी काम को 15 दिन में पूरा करता है जबकि श्याम इस काम को 10 दिन में पूरा करता है। श्याम ने 5 दिन काम करके छोड़ दिया, शेष काम राम कितने दिन में करेगा तथा पूरा काम कितने दिनों में पूरा होगा। ठीक है, समझते हैं। राम किसी काम को 15 दिन में पूरा करता है, एक ही काम है और दोनों लोग कर रहे हैं। इस काम को 15 दिन में करता है और श्याम इस काम को 10 दिन में। अब आपके पास क्या नहीं है, एक चीज़ देख रहे हो, आपके पास कुछ नहीं है, सिर्फ बताया गया है कि राम 15 दिन में कर रहा है एक काम को और श्याम 10 दिन में कर रहा है। तो सबसे पहले इनका क्या करते हो, एक काम करवा लो इनसे। एक काम करवाओगे तभी तो पता चलेगा किसी काम को कितने दिन में अब एफिशिएंसी निकाल पाओगे, है ना। एक काम करवाओ, और एक काम करवाने के लिए सबसे इजी क्या होता है, एलसीएम, है ना। दोनों से क्या दोनों का एलसीएम ले लो, 15 और 10 का एलसीएम लोगे आप 30। अब देखो बेसिक चीज़ें आपको ध्यान होनी चाहिए। ये काम है वर्क, ये डे है, तो जो वर्क होता है यानी कि काम कार्य, वो होता है दिन गुणा के क्षमता, समय गुणा क्षमता भी बोल सकते हैं, समय गुणा क्षमता। ठीक है, एक दिन नहीं, कार्य बराबर होता है समय गुणा के क्षमता। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, अगर राम 15 दिन में 30 काम कर रहा है तो एक दिन में कितना काम करेगा, तो यहाँ से क्षमता निकालते हैं आप। एक दिन की क्षमता होती है, एक दिन की, यहाँ पे एक दिन की, यहाँ पे एफिशिएंसी निकालनी है क्षमता, और क्षमता आप देखते हो एक दिन की। ठीक है, तो क्षमता क्या हो जाएगी, यहाँ से कार्य बटे समय हो जाएगा। अब देखो 30 काम कर रहा था 15 दिन में, 30/15 कितना हो जाएगा, एक दिन में कितना काम करेगा, 2, तभी तो 15 दिन में 30 काम करेगा। जो श्याम है 10 दिन में 30 काम कर रहा है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 3। ठीक है, तो 10 या 30 हो जाएगा। ठीक है, एक दिन में 3 काम कर रहा है तभी 10 दिन में 30 काम कर पाएगा। अब ये हो गया इस तरीके से। अब क्या बोल रहा है, श्याम ने 5 दिन काम करके छोड़ दिया, श्याम ने 5 दिन काम करके छोड़ दिया। ठीक है, 5 दिन काम करवाओ श्याम से, 5 दिन, एक दिन में 3 काम कर रहा है। ठीक है, एफिशिएंसी, एक दिन में 3 काम, तो 5 दिन में कितना काम करेगा श्याम, 15। अब कितना बचा, 15 काम शेष बचा, ये श्याम ने कर दिया है। 15 काम जो है वो श्याम ने कर दिया, तो शेष जो बचा होगा 15 वो कौन कर रहा है, शेष 15 बचा। शेष काम राम कितने दिन में करेगा, अगर राम एक दिन में क्या 2 काम कर रहा है तो 15 काम कितने दिन में करेगा। फिर से अगर कार्य हमारे पास 15 है और समय निकालना है हमें और क्षमता हमें मालूम है, क्षमता 2 है, एक दिन में अगर 2 काम कर रहा है तो 15 काम कितने दिन में करेगा, तो 15/2 हो जाएगा, यानी 7.5 दिन में, है ना। जो राम है वो 15 काम 2 की एफिशिएंसी के साथ कितने दिन में करेगा, 7.5 दिन में। अब पूछ रहा है तो राम ने बता दिया 7.5, पूरा काम कितने दिन में करा, देखो 5 दिन किसने लगाए थे, श्याम ने, और 7.5 दिन किसने लगाए, राम ने। तो टोटल कितना हो गया, 7 और 5 12.5, टोटल काम कितने दिन में पूरा हुआ, 12.5। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको परसेंटेज से जो
बार बार पूछे जाते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि एक छात्र एक परीक्षा में 20% अंक लाता है तथा वह 20 अंक से अनुत्तीर्ण होता है, ठीक है। एक अन्य छात्र है 42% अंक लाता है तथा उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक से 1 अंक अधिक लाता है, ठीक है। तो परीक्षा के अधिकतम अंक व परीक्षा पास करने के लिए न्यूनतम प्रतिशत बताइए। देखो, अगर 2 विद्यार्थी हैं, एक ही परीक्षा दे रहे हैं, 2 विद्यार्थी एक ही परीक्षा दे रहे हैं, एक ही परीक्षा, तो दोनों के लिए जो पासिंग मार्क्स होगा, पासिंग मार्क्स सेम होंगे, है ना। पासिंग परसेंटेज भी सेम होगा और जो टोटल मार्क्स हैं वो तो सेम होंगे। यानी कि पासिंग मार्क्स और पासिंग परसेंटेज हमेशा सेम होता है किसी अगर एक एग्जाम को दे रहे हैं लोग, ठीक है ना। तो बेसिक चीज़ है। अब देखो, एक छात्र अगर एक परीक्षा में 20% अंक लाता है, ठीक है, 20% अंक लाया और 10 अंक से अनुत्तीर्ण हुआ। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, अगर वो 20% अंक लाया और वो फेल हो रहा है 10 अंक से, यानी वो पास होने के लिए अगर वो 10 अंक और ले आता तो वो पास हो जाता, है ना। अगर वो 10 और ले आता तो पास नहीं हो जाता। तो पासिंग परसेंटेज या पासिंग मार्क्स आपको यहाँ पे दिखाने हैं, ठीक है। अगर वो फेल हो रहा है आपको इसको पास कराना है, पासिंग परसेंटेज तक ले जाने हैं, पासिंग मार्क्स तक, ठीक है। तो अगर 10 अंक और ले आता तो ये पास हो जाता। जो अन्य छात्र है वो 42% अंक लाया, ठीक है, ये 42% अंक लाया और उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक से 1 अंक अधिक ला गया। ये 42% लाया, लेकिन जो उत्तीर्ण होने की यानी पासिंग परसेंटेज है या पासिंग मार्क्स है उससे 1 ज़्यादा ला गया, यानी ऐसे 1 कम लाना चाहिए था, तभी ये दोनों बराबर होंगे। ये दोनों क्या है, पासिंग परसेंटेज या पासिंग मार्क्स। पासिंग परसेंटेज आप क्या कर रहे हो यहाँ पे, कंपेयर, ठीक है। पासिंग परसेंटेज और पासिंग मार्क्स तो दोनों के सेम ही होंगे, तो ये आप क्या कर रहे हो, इसको दोनों को सेम करना है। ये 20% लाया और 10% से 10 नंबर से फेल हुआ, तो इसको पास करने के लिए 10 और चाहिए। लेकिन ये जो है दूसरा आदमी, ये कितना लाया, 42% लाया और 1 नंबर क्या करा इसने, पासिंग मार्क्स या पासिंग परसेंटेज से 1 नंबर ज़्यादा ला गया। तो 1 नंबर आप घटा दोगे तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे परसेंट वाले एक साइड ले जाओ और नंबर एक साइड, तो 10 ये नंबर हम यहाँ ले आएंगे तो प्लस हो जाएगा और ये 20 42 के साथ चले जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना होगा, 11 की वैल्यू, 42 में से 20 जाएगा तो 22%। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 22% की वैल्यू है 11, तो 1% की वैल्यू क्या होगी, 11/22। कोई भी चीज़ कितनी होती है, 100%, है ना। कोई भी चीज़ होती है आपकी 100%, तो 1% की वैल्यू अगर 11/22 है यानी 1/2 है, तो यहाँ से हम टोटल निकालना है। टोटल 100% की कोई भी चीज़ 100% होगी या 1 होगी, है ना। तो 100 निकालने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ भी 100 के मल्टीप्लाई और यहाँ भी 100 के मल्टीप्लाई, 100% के लिए यहाँ भी 100 और यहाँ भी 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 1/2 गुणा 100 यानी 50। तो जो टोटल मार्क्स थे उसके पेपर के अधिकतम अंक कितने, 50। अब आप क्या करोगे, परीक्षा पास करने के लिए न्यूनतम प्रतिशत बताना है, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं, अगर वो 20% ला रहा है, किसका, इसी का तो ला गया 50 का 20% यानी 20/100 गुणा 50, यानी वो 10 लाया और 10 और हैं इसके साथ, है ना। पास होने के लिए तो इतना ही चाहिए, 20। अब बताना ये 20 50 का कितना परसेंट है, 20 50 का कितना परसेंट है, कितना है, 40%। यानी जो पासिंग मार्क्स है वो कितना है, पासिंग परसेंटेज कितना है, 40%, ठीक है। उसको 20 नंबर आने हैं पास होने के लिए, और जो 20 है वो 50 का कितना परसेंट है, 40। तो ऐसे ही यहाँ पे भी कर सकते हो आप, इससे भी निकाल जाओगे तो इससे भी वही आएगा 40%, ठीक है। तो अधिकतम अंक है उसके 50 और जो पासिंग परसेंटेज है उसके 40%। अगला क्वेश्चन है,
किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी 130 अंक प्राप्त करता है, ठीक है, और 20 अंकों से फेल हो जाता है, अनुत्तीर्ण। यदि उत्तीर्ण होने का प्रतिशत 30 है तो परीक्षा कितने अंकों की थी? देखो, पहले आपको क्वेश्चन अच्छे से देखना है, पढ़ना है। किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी 130 अंक लाता है, ठीक है, अब 130 अंक लाए और 20 अंकों से फेल हो गया, 20 अंकों से फेल हो गया, ठीक है। अगर वो 20 अंक ज़्यादा लाता है ना, 20 अंक से फेल हो गया, अगर वो क्या होता है, पास होना होता उसे, तो ये 20 अंक क्या कर लेता, ज़्यादा लाने होंगे उसे, है ना। तो कितना हो जाएगा, 150, यानी 150 पे उसको क्या होना है, पास। तभी तो आप 130 लाने पे 20 अंकों से फेल हो गए। तो अगर आप 130 में 20 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, आपका पासिंग मार्क्स आ जाएगा। ये तो पासिंग मार्क्स है ना, 150 आपका पासिंग मार्क्स है। लेकिन उसने बोला क्या, उत्तीर्ण होने का प्रतिशत 30 है, यानी 50% कितने के बराबर है, 30% के बराबर, है ना। तो 1% कितना हो जाएगा, 150/30। तो हमें निकालनी है परीक्षा कितने अंकों की थी, यानी 100% निकालना है। तो 150, एक को 100 बनाने के लिए आप 100 से करोगे, तो यहाँ भी आपको सेम करना पड़ेगा 100 से, ठीक है। तो 150/30 गुणा 100, 3 से ये गया और 50 150, तो कितना हो जाएगा टोटल, 500 नंबर की वो क्या थी परीक्षा, 500 अंकों की थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है रेशियो से, फिर से, यदि दो संख्याएं 3 और 5 के अनुपात में हैं तथा दोनों संख्याओं में 8 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 2:3 हो जाता है, तो संख्याएं ज्ञात करनी है। हम ये कर चुके हैं पहले भी, सीधे हम समझाएंगे नहीं। 1 यूनिट की वैल्यू x ले लो और जो 3 यूनिट की वैल्यू, 1 यूनिट की वैल्यू अगर x है तो 3 क्या हो जाएगा, 3x, 5 हो जाएगा 5x, दोनों संख्याओं में 8 जोड़ दो, ठीक है। हम रेशियो से ही करेंगे और ये क्या हो जाएगा, अनुपात हो जाएगा आपका 2x और 3x। रेशियो से ही देखते हैं, अगर आपको बेसिक से देखना है तो यहाँ पे अभी देख लेंगे। देखो, दोनों संख्या में कितना जोड़ा जा रहा है, 8, है ना। तो यहाँ पे इनके रेशियो में भी क्या होना चाहिए, सेम का डिफरेंस, सेम जुड़ना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या नहीं है। अब यहाँ के रेशियो में, इनके रेशियो में देखो, 3 में अगर आप 8 जोड़ोगे, ये कोई संख्या है, तो इनके बीच के जो रेशियो में आपका डिफरेंस होना चाहिए था वो भी सेम होना चाहिए था, क्योंकि ये भी क्या है, एक तरीके से यूनिट, और वो बराबर होती है किसके, नंबर ही है वो। इनके बीच का जो डिफरेंस है वो भी सेम होना चाहिए था दोनों साइड। यहाँ पे देखते हैं कितने का है, ये -1 है और यहाँ पे -2, यानी कि डिफरेंस सेम होना चाहिए था। डिफरेंस सेम नहीं है तो आप डिफरेंस सेम करोगे, जो नीचे वाले क्या है रेशियो है उनके बीच का डिफरेंस निकाल लो, एक ऊपर वालों के बीच का रेशियो का बीच का डिफरेंस निकाल लो, 2 ऊपर वाले के रेशियो के बीच के डिफरेंस को नीचे वाले के रेशियो के साथ मल्टीप्लाई कर लो और सेम इसको कर लो ऊपर वाले रेशियो के साथ। तो ऊपर वाला हो जाएगा 3x और 5x, नीचे वाला हो जाएगा 4x और 6x। अब देखते हैं, अब रेशियो हमारा क्या हो चुका है, इनके बीच का डिफरेंस सेम हो चुका है। देखो, 1 और यहाँ पे भी 1, 8 जोड़ा और यहाँ पे भी क्या, 8 जोड़ने पर क्या हो रहा है, वो दो संख्या है और दोनों में क्या जोड़ा जा रहा है, 8। तो यहाँ पे भी इनमें क्या जोड़ा जा रहा है, एक ही संख्या जोड़ी जा रही है, यानी x जोड़ी जा रही है। यानी हम क्या बोल सकते हैं, जो x है वो 8 के बराबर है ना। रेशियो के बीच का डिफरेंस भी क्या होता है, उतने के ही बराबर होगा जो रियल में है। तो x = 8 होना चाहिए। तो यहाँ पे x की वैल्यू रख लो हर किसी में, 24 हो जाएगा। 3x की वैल्यू 24 हो जाएगी, 5x की वैल्यू 40 हो जाएगी, और ये कितना हो जाएगा 32 और ये 40। तो संख्याएं क्या थी, संख्याएं थी हमारी 24 और 40, ठीक है। और अगर आपको बेसिक से देखना है तो देख लेते हैं। अगर 3x + 8 और 5x + 8, तो ये कितना रेशियो बना रहा है, 2/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 3 × 9x + 24, 10x + 16, और x को एक साइड ले जाओगे, ये x यहाँ चले जाएगा, तो 10x - 9x, और ये 16 यहाँ आ जाएगा, 24 - 16, x = 8
x इक्वल टू 8 ही है। तो जो हमारा पहले वाला रेशियो कितना था 3x और 5x, इसी में जोड़े था 8 या 24 और 8 में 40। तो संख्याएं आपकी थी 24 और 40। अगला क्वेश्चन है, राम, श्याम और रहीम की जो वर्तमान आयु का योग है 120 है तथा 2 साल पहले इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 4:5:10 था। श्याम की वर्तमान आयु बताइए। ऐसे क्वेश्चन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं क्लास में, ठीक है। अब देखो, राम, श्याम और रहीम की वर्तमान आयु का योग 120 है, ठीक है। 2 साल पहले इनकी आयु का अनुपात ये था। अब पहले एक चीज बताओ, 2 साल पहले उनकी आयु का योग कितना होगा? 2 साल पहले उनकी आयु का योग कितना होगा? उनकी आयु का योग, यानी क्या करोगे आप? राम, पहले इनको देख लेते हैं, राम, श्याम और रहीम, ये इनकी परसेंट में देख रहे हैं, तो ये कितना है 120। 2 साल पहले क्या होगा? राम 2 साल छोटा होगा, श्याम भी 2 साल छोटा होगा, रहीम भी 2 साल छोटा होगा, तो राम होगा -2, है ना। बेसिक चीज है आपको। और रहीम भी क्या है? -2 होगा, है ना। 2 साल छोटा ही तो होगा। अगर उसकी परसेंटेज, आज आप 20 साल के हो तो 2 साल पहले जाने के लिए आप क्या करोगे? -2 करोगे। तो वैसे ही यहाँ पे भी करोगे। अभी इनकी क्या नहीं है, हमें एज मालूम नहीं है, ठीक है। तो ये कितना होगा? ये अभी तक 120 ही है। अब क्या करोगे आप? तो राम, ये -2 है, -2 है और -2 है, तो तीनों के तीनों क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। जो माइनस सेम नंबर होते हैं, मतलब अगर संख्याओं में क्या है, सेम चिन्ह है माइनस, ठीक है, तो वो जुड़ जाते हैं, लेकिन साइन किसका रहता है? माइनस का रहता है। तो -2 और -2 मिलके कितना हो जाएगा? -6। ठीक है। 2 साल पहले उनकी आयु का अनुपात, दो साल पहले उनकी आयु का क्वेश्चन थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पे कुछ करेक्शन करते हैं, इसको इस तरीके से नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ से इस तरीके से गलत हो रहा है। देखो, बेसिक से समझते हैं। देखो, अगर आप यहाँ पे 2 साल पहले इनकी आयु का योग, 2 साल, अगर उनकी आज एज 120 है तो 2 साल पहले सबके सब क्या होंगे? 2 साल कम होंगे, है ना। 2 साल कम होंगे, यानी टोटल में भी कितना कम हो जाएगा? 6 साल। यानी 2 साल पहले उनकी एज क्या थी? टोटल 114, है ना। और उनके बीच का अनुपात क्या था? 4, 5 और 10 का। अगर एक यूनिट की वैल्यू x है तो ये कितना हो जाएगा? यानी 114 ऐसे में बटा हुआ था, यानी 4x, 5x और 10x को जोड़ के कितना आना चाहिए? 114 आना चाहिए। तो 5 और 4 9 और 10 19, यानी 19x की वैल्यू आपकी आनी चाहिए 114। कैसे आएगी? तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 114/19 यानी 6। तो ये कितना हो जाएगा? 6 × 24, 6 × 30 और 6 दशमलव 60। ये क्या बोल रहा है? श्याम की वर्तमान आयु, ये तो 2 साल पहले की थी ना, तो श्याम कौन दूसरे नंबर पे, यानी 30। तो वर्तमान आयु कितनी होगी? 32। ये कितना होगा? 26 का, ये होगा 62 का, ठीक है। ये इस तरीके से था, वहाँ पे करेक्शन कर लेना, वहाँ पे थोड़ी सी गलती हो रही थी। आगे है, किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए एक परीक्षार्थी को पूर्णांक से 33% अंक प्राप्त करने हैं। पूर्णांक के 33% अंक प्राप्त करने हैं। उसे 225 अंक मिले और 6 अंकों से फेल हो गया, ठीक है। पास होने के लिए उसको कितने चाहिए? पासिंग परसेंटेज है, पास परसेंटेज है 33। और अगर उससे 225 अंक लाया, ठीक है, एक एग्जाम दिया और उसने 225 अंक लाया, 6 अंकों से फेल हो गया, मतलब वो पासिंग परसेंटेज तक पहुंचता अगर कब 6 उसको ज़्यादा मिल जाते। यानी अगर वो फेल हो रहे हैं तो इसको पास कर दोगे, तो 6 उसको ज़्यादा दे दो ना, तो कितना आ जाएगा? वो पास हो जाएगा।
हमें क्या निकालना है, टोटल निकालना है ना। तो अगर 33% की वैल्यू अगर 231 है, 33% है 231, तो क्या हो जाएगा 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी 231/33, तो 7। यहाँ पे क्या जा रहा है 11 3 33 और 11 दूनी 22, 1 यानी 7 का मल्टीप्लाई। 1% की वैल्यू 7 है, इसको 100% करना है हमने। कोई भी चीज़ 100% होती है अपनी, तो इसको भी 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 700। तो परीक्षा का पूर्णांक क्या था 700। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 39/2 है तथा उनमें से एक संख्या 27/8 है तो दूसरी संख्या निकालें। लेट दूसरी संख्या आप मानोगे, दूसरी है x और दोनों को मिला मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए 39/2। तो पहले अगर 27/8 है, इसको मल्टीप्लाई करोगे x के साथ तो 39/2 आना चाहिए। तो यहाँ से आप क्या करोगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 8 ऊपर चले जाएगा 39 और ये 27 आ जाएगा नीचे, तो 4, तो ये 3 से कट रहा है, 9 3 27, 13 3 39, यानी 13 चौको 52/9। और इसको ये तो आपकी विषम भिन्न होगी, इसको अगर लिखना है संयुक्त भिन्न में 9 5 45 7/9, तो दूसरी संख्या होगी 5 से 7/9। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राम और श्याम की वार्षिक आयों का अनुपात है 4:5 तथा उनके वार्षिक खर्चों का अनुपात 2:3 है। यदि दोनों का वार्षिक बचत 1000 रुपये है तो राम और श्याम की आय क्या करें। तो करते हैं, ये हमने क्वेश्चन कर चुके हैं, तो हम सीधे आंसर लिखेंगे। ठीक है, अगर उसकी जो इनकम है उसका यूनिट हम माने x, तो ये कितना हो जाएगा 4x और 5x है ना। रेशियो को हम भिन्न में भी लिख सकते हैं है ना। उनके अगर आप इसमें इनकम होती है, वो सम ऑफ क्या होता है सेविंग और एक्सपेंडिचर, और इसमें से अगर आप क्या करोगे इनकम में से सेविंग घटा दोगे, आपके पास क्या बचेगा एक्सपेंडिचर। तो हम वही करेंगे, अगर 1000 इसमें से घटा दोगे और रेशियो वही सॉल्व करना है आपको, तो ये कितना बच रहा है 2/3। अब सॉल्व कर लेते हैं इसे, 4 दूनी 8 4 3 12x माइनस 3000 इक्वल टू 10x माइनस 2000। तो यहाँ पे x को एक साइड ले आओगे तो ये 2x हो जाएगा, 10 यहाँ जाएगा और ये 3 उधर चले जाएगा, तो कितना बचेगा 1000 है ना। यहाँ पे माइनस का है तो यहाँ जाके प्लस हो जाएगा, तो -2000 प्लस 3000 तो 1000 बचेगा, तो x इक्वल टू 500। तो हमारी जो इनकम का रेशियो था वो कितना था 4 और 5 का, 4x और 5x, तो ये कितना हो जाएगा 2000, ये हो जाएगा 2500। अगला क्वेश्चन है, कमलेश और सुरेश की आयु का अनुपात है 3:5। ठीक है, 9 साल बाद उसकी आयु का उनकी आयु का अनुपात 3:4 हो जाएगा। दोनों की वर्तमान आयु निकाल ली। सेम क्वेश्चन, इससे पहले भी हमने सेम करा था, फिर से मानते हैं इसे 3x 5x और यहाँ पे 3 और 4 हो जाएगा। 9 साल के बाद हो रहा है, यानी दोनों में क्या जुड़ना है सेम नंबर जुड़ना है, लेकिन इनके बीच का जो डिफरेंस है रेशियो का डिफरेंस, 9 साल के बाद इसका रेशियो ये हो रहा है, ये कमलेश का है। तो यहाँ पे भी क्या दिखना चाहिए था हमें, डिफरेंस सेम दिखना चाहिए था, 5 का 4, यहाँ पे अब क्या हो रहा है यहाँ पे 0 और यहाँ पे -1, तो इनका डिफरेंस सेम करोगे आप। नीचे वाले रेशियो के बीच का डिफरेंस, ऊपर वाले रेशियो के बीच का डिफरेंस, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर लो, एक को ऊपर मल्टीप्लाई कर लो, तो कितना हो जाएगा 3x और 5x और नीचे हो जाएगा आपका 6x और 8x। अब देखते हैं कितना हो रहा है, 3 का यहाँ पे क्या चल रहा है डिफरेंस। अगर दोनों में रेशियो में आपका डिफरेंस सेम है और रियल लाइफ में कितना है 9, तो वो डिफरेंस भी क्या होगा, रेशियो के बीच का डिफरेंस और रियल लाइफ के बीच का डिफरेंस भी सेम होगा। तो ये कितना हो जाएगा 3, x की वैल्यू होगी 3, हमें बोलना है बताना है दोनों की वर्तमान उम्र ज्ञात करनी है। तो उनकी थी 3x और 5x, तो यानी ये हो जाएगा 9 और ये कितना हो जाएगा 15। अगला क्वेश्चन है, यदि 3 संख्याएं 2:3:5 के अनुपात में हो तो उनके वर्गों का योगफल 342 है, तो बीच की संख्या क्या होगी, यानी 3 का निकालना है, 3 हमें निकालना है। ठीक है, हम सीधे क्या करोगे, एक यूनिट की वैल्यू अगर x है तो 2x हो जाएगी 3x
5x, इनका स्क्वायर कर लोगे तो कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर, 9x स्क्वायर और 25x स्क्वायर, इनके वर्गों का योगफल। अब इनको जोड़ दो, 9 4 13 25, 38x स्क्वायर की वैल्यू है आपकी 342। एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 342 बटे 38, 2 का भाग देते हैं तो 19, 17, 1, और ये 19 9 में 171 होता है ना। अगर एक्स स्क्वायर की वैल्यू 9 है तो एक्स क्या हो जाएगा 3, यानी यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी √9, √9 क्या होता है 3, तो ये होगा 6, तो ये होगा 9 और ये होगा 15, तो बीच की संख्या क्या है 9। 40 लीटर के मिश्रण में शराब और पानी का अनुपात है 3:1, तो कितना लीटर पानी और मिलाया जाए कि नए मिश्रण में शराब और पानी का अनुपात 5:2 होगा। ये हमने भी इसका बेसिक आपको समझा रखा है, ठीक है। हम क्वेश्चन करेंगे सीधे। 40 लीटर के मिश्रण में शराब और पानी है, यहाँ पे अल्कोहल और वाटर है, 3:1, तो यहाँ पे अगर 1 यूनिट की वैल्यू हम x लेते हैं तो 3x हो जाएगी, और ये इन दोनों को जोड़ के 40 आना चाहिए, यानी 4x की वैल्यू 40 होगी। कैसे x इक्वल टू अगर 10 हो जाए 40/4, तो ये कितनी होगी 30 और ये होगी 10। तो कितना पानी और मिलाया जाए, सिर्फ पानी मिलाना है हमने, और नए मिश्रण में शराब और पानी का अनुपात 5:2 होना है। अगर आप पानी मिलाओगे किसी चीज़ में, चलो फिर से देखते हैं, एक गिलास है, चलो एक मिक्सचर है, कोई भी मिक्सचर ऑफ चीनी और नमक, ठीक है, 50 ग्राम है, 20 ग्राम अगर चीनी है और 30 ग्राम नमक है। आपको अगर इसमें चीनी और मिलानी है 10 ग्राम, इन दोनों के बीच के मतलब 30-30 करने के लिए आपको चीनी मिलानी पड़ेगी 10, तो क्या नमक के जो क्वांटिटी है वो भी चेंज होगी? नमक तो 30 का 30 ग्राम ही रहेगा ना, सिर्फ चीनी बढ़ेगी। तो सेम करना है आपने। अगर पानी मिला रहे हो तो ये दोनों, ये बढ़ना चाहिए या घटना चाहिए? बढ़ा रहा है ना, मिला रहा है तो बढ़ना चाहिए, तो ये तो बराबर होना चाहिए था। 5 और 30 तो बराबर होना चाहिए। 5 को 30 बनाने के लिए आप किससे मल्टीप्लाई करोगे? ये तो रियल है, 40 में 30 एल्कोहल है, 30 लीटर, ठीक है। तो 5 रेशो को आप 30 बनाओगे तो किससे करोगे? 6 से। तो दोनों जगह आपको 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा? 6 और 12, कितना, क्या कितना लीटर आपने पानी मिलाया? 2 लीटर, ठीक है। तो कितने लीटर ऑफ पानी मिलाया आपने? 2। अगला क्वेश्चन है, 6,000 रुपये की टीवी पर 15% बट्टा दिया जाता है। बट्टा मतलब डिस्काउंट होता है, ठीक है। डिस्काउंट दिया जाता है, तो कितना बट्टा दिया गया और विक्रय मूल्य क्या होगा? ठीक है, विक्रय मूल्य और डिस्काउंट निकालना है। सबसे पहले आपको MP, SP और ये डिस्काउंट पता होना चाहिए। इन तीनों का रिलेशन आपको पता होना चाहिए। मार्केट प्राइस, अंकित मूल्य, यानी कि जो चीज़ आप लाते हो उस पर एक मूल्य लिखा होता है ना, तो उसे कहते हैं अंकित मूल्य। तो उस पर अगर आपको क्या दिया जाता है? डिस्काउंट दिया जाता है, तो आप क्या करते हो? उसको परचेज करते हो, यानी खरीदते हो। लेकिन वो बेचने वाले के लिए क्या हो गया? सेलिंग प्राइस होगी ना। आपके लिए तो CP होगी, कॉस्ट प्राइस, लेकिन बेचने वाले के लिए क्या होगी? सेलिंग प्राइस। और ये इनके बीच का डिफरेंस ही क्या कहलाता है? आपका डिस्काउंट दिया जाता है ना। इनके बीच का डिफरेंस ही आपको क्या कहलाता है? डिस्काउंट। यानी डिस्काउंट किस पे दोगे आप? जो डिस्काउंट दिया जाता है वो किस पे दिया जाता है? MP पे, यानी मार्केट प्राइस, यानी अंकित मूल्य पे। और MP पे डिस्काउंट देने के बाद आपको क्या मिलता है? SP मिलता है, यानी सेलिंग प्राइस। ये सेलिंग प्राइस तो किसके लिए होगी? बेचने वाले के लिए। कोई सेम क्वेश्चन है, 6,000 रुपये की टीवी पर 15% बट्टा दिया जाता है। अभी क्या हमने किया? ये 6,000 अंकित मूल्य है, ठीक है। इस पे क्या दिया जा रहा है? 15% डिस्काउंट दिया जा रहा है, यानी 6,000 का 15% निकालना है। तो कितना हो जाएगा? 900, ठीक है। 900 अगर उसका डिस्काउंट है, और अभी हमने क्या डिस्कस करा? इनके बीच का MP माइनस SP क्या होता है? डिस्काउंट, ठीक है।
और जो एस पी प्लस डिस्काउंट क्या हो जाएगा, एम पी हो जाएगा। अब यहाँ से कोई भी रिलेशन आप बना सकते हो इस तरीके का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर 6000 उसका एम पी था और 900 का आपने डिस्काउंट दिया, तो जो बचा, जो इनके बीच का डिफरेंस आएगा वो क्या हो जाएगा, एस पी आ जाएगा, यानी सेलिंग प्राइस। तो 6000 में से 9 घटा दो, 5300 नहीं 5100, 5100 क्या होगी आपकी सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। अगला क्वेश्चन है, 3 नल है, चलो मान लेते हैं इन्हें ए बी सी। ओके, एक नल किसी टंकी को 12 मिनट में भरता है, ये पहला वाला नल है, पहला नल ये 12 मिनट में भर रहा है, ठीक है। दूसरा 18 मिनट में भरता है, और जो तीसरा नल है वो 15 मिनट में खाली करता है। यानी ये दोनों भर रहे हैं और ये क्या कर रहा है, खाली कर रहा है उसे। तो पहले तो एक क्या करो, इसमें एलसीएम ले लो, यानी कि एक काम करवाओ उनसे, एक टंकी भरवाओ, है ना, और सेम लीटर की टंकी भरवाओ, तभी आपको पता चलेगा। यानी इनका एलसीएम ले लोगे, 12, 18 और 15 का आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लोगे तो 18, 15, 90, 12 का भाग नहीं जाता है, 90 का 2 गुना 180, ठीक है। 180 लोगे तो 12 का 15 बार, 15 बार अंक 180 होता है, 18 10 अंक होता है 180, और 15 बार अंक होता है 180। अब जो ये खाली कर रहे हैं तो ये किस में होगा, निगेटिव में होगा, ठीक है। ये दोनों तो भर रहे हैं, ये पॉजिटिव काम कर रहे हैं, ये टंकी है, ठीक है। ए और बी तो इसमें क्या कर रहे हैं, भर रहे हैं, लेकिन जो सी है यहाँ से क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। यानी इसका क्या लोगे आप, एफिशिएंसी माइनस में लोगे, ये एफिशिएंसी है, 1 घंटे में क्या कर रहा है वो, नहीं, ठीक है, 1 मिनट में 15 लीटर भर रहा है, तभी जाके वो क्या करेगा, 12 मिनट में 180 लीटर भर पाएगा। इसको आपने एक काम करवा दिया इनसे। अब देखो, तीनों को साथ एक साथ खोला जाए, तीनों को एक साथ खोलो तो 15 एफिशिएंसी के साथ काम करेंगे अपनी, 15 प्लस 10 माइनस 12, तो 15 10 25 में से 12 घटा दोगे 13, तो 13 है इनकी एफिशिएंसी, और एफिशिएंसी इनटू टाइम क्या होता है, वर्क के बराबर। तो सेम वाला फॉर्मूला लगता है आपका यहाँ पे भी, 13 इनकी क्या है, एफिशिएंसी है 1 मिनट में, और अगर तीनों को साथ में खोला जाता है, टाइम निकालना है, और 180 का इन्होंने क्या करना है, भरना है, टंकी भरनी है 180 लीटर की। तो ये क्या हो जाएगा, टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 बटे 13, यानी 13 एकम 13 बचा 5, 13 3 39, 11 बटे 13। तो ये कितना होगा, टाइम कितना लेंगे वो, 13 से ही 11 बटे 13 घंटे। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अंतर 600 है, ये जोड़ होगा, टाइपिंग मिस्टेक है, इनकी जोड़ होगा 600 और उनका अंतर है 240, ठीक है। लेट हम कर लेते हैं, एक्स और वाई हैं दो संख्याएं, एक्स प्लस वाई है 600, एक्स माइनस वाई है 240। तो ये इक्वेशन आप 9-10 में सॉल्व करते होंगे ऐसे वाली, है ना। 2x और ये जोड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा 840, यानी x की वैल्यू क्या होगी 840 बटे 2 यानी 420। अगर x की वैल्यू 420 है और x प्लस वाई इक्वल टू 600, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 600 माइनस 420, यानी 0 8 180, y इक्वल टू 180। तो छोटी संख्या कौन होगी 180। अगला क्वेश्चन है, 4,87,623 में 7 के स्थानीय व अंकित मान का अंतर। स्थानीय, 7 का स्थानीय मान क्या होगा, 7 कौन से स्थान पे है, तो इसका स्थानीय मान होगा 7 गुणा 1000, यानी 7000। ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 1000वें स्थान पे है, और क्या उसका जो मान है वो 7 है। अंकित मान, किसी भी संख्या का अंकित मान वही नंबर वही संख्या होती है, यानी 7। कितना हो जाएगा 6993, 7 जोड़ोगे तो हाँ 7000, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसी संख्या के 2/3 में से 50 घटाने पर परिणाम 40 तथा संख्या के 1/4 के जोड़ के बराबर होता है। यानी संख्या अगर हम संख्या मानो x, तो संख्या का 2/3 यानी x का 2/3 में से 50 घटाओ,
पर परिणाम यानी ये बराबर होगा किसके 40 तथा संख्या के 1/4 के जोड़ के, संख्या के 1/4 के जोड़ के, संख्या का 1/4 यानी x गुणा 1/4, इसको ठीक से लिखते हैं 2x/3 माइनस 50 इक्वल टू 40 प्लस x/4। x वालों को एक साइड ले आओ, एक साइड ले आओ और जो नंबर है उनको एक साइड ले जाओ, 2x ये, और यहाँ पे प्लस था तो यहाँ आके माइनस हो जाएगा, यहाँ 40 था ये माइनस 50 लेफ्ट हैंड साइड माइनस में था तो राइट हैंड साइड जाके प्लस हो जाएगा। अब इनके एलसीएम ले लो, 3 और 4 का 12, 4 दूनी 8 और 3x, ये हो जाएगा 90, 8 में से 3 यानी 5x/12 हो जाएगा आपका 90। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी 90 गुणा 12/5, 18 पंजे 90, और x की वैल्यू क्या हो जाएगी 18 दूनी 36, 18 के 18 3 21, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 216। तो संख्या क्या है 216, आप चेक कर सकते हो। फिर से रेशियो वाला क्वेश्चन, 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी तथा तीसरी संख्या की तिगुनी है, तीनों संख्या का औसत 88 है, सबसे छोटी संख्या क्या होगी। ठीक है, लेते हैं a और b और c है, तीसरी संख्या की तिगुनी है तथा पहली संख्या, ठीक है, दो बार दिया गया ना a और c, जो पहली संख्या है दूसरी संख्या की दोगुनी है यानी 2 और 1 का अनुपात आएगा इनके बीच, तथा तीसरी संख्या की तिगुनी है, जो पहली संख्या वो तिगुनी है तीसरी संख्या की भी। तो a के 2 वैल्यू आ गई और c को यहाँ लिख लोगे आप